नमस्कार। हिंदी विशेष पर हम हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने अब तक कुल 8 क्लासेस की हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की प्रथम और द्वितीय अवस्था अर्थात पाली और प्राकृत भाषा को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आज की हमारी क्लास का जो विषय है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तृतीय अवस्था अर्थात अपभ्रंश भाषा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अपभ्रंश भाषा का समय क्या है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है। अपभ्रंश भाषा जो है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी कड़ी है। भर्तृहरि नाम के एक विद्वान हैं जो कि भर्तृहरि राजा थे, जिनका नाथ संप्रदाय से भी संबंध जोड़ा जाता है। उनका ग्रंथ है वाक्यपदीयम। इस ग्रंथ में वो कहते हैं कि व्याडी नाम के एक विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। तो व्याडी ये कह रहे हैं कि संस्कृत के मानक शब्दों से जो भिन्न हैं, ऐसे शब्द जो संस्कार से हट गए हैं या अशुद्ध हैं, जो संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होते, ऐसे शब्दों को क्या कह रहे हैं? अपभ्रंश कह रहे हैं। ठीक है। महाभाष्य में पतंजलि ने भी अपभ्रंश को इसी अर्थ में लिया है। किस अर्थ में लिया है? जिस अर्थ में व्याडी ले रहे हैं। अर्थात पतंजलि भी ये मान रहे हैं कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से मिलते जुलते नहीं हैं, अर्थात अशुद्ध है, तो उन शब्दों को अपभ्रंश कह रहे हैं पतंजलि भी। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है कि अपभ्रंश का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है, जहां अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया और यह निम्न श्रेणी के पात्रों की भाषा थी। दरअसल होता क्या है, संस्कृत जो नाटक होते हैं उसमें दो तरह के पात्र हमें देखने को मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में एक तो उच्च श्रेणी के पात्र और दूसरे निम्न श्रेणी के पात्र। तो जो उच्च श्रेणी के पात्र होते थे उनके मुख से शुद्ध संस्कृत कहलवाई जाती थी। वहीं जो निम्न श्रेणी के पात्र होते थे वो तत्कालीन जन भाषा में बात करते थे। जैसे मान लीजिए किसी राजा और मंत्री का संवाद है, तो उनके बीच जो बातचीत होगी वो किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा में होगी। वहीं यदि कोई संवाद किसी सेवक का है या सिपाही का है, तो वो जिस भाषा में बात करेंगे वो भाषा कौन सी हो जाएगी? वो तत्कालीन जन भाषा, या हम कह सकते हैं उस समय के दौर में कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। बागभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। तो ग्राम भाषा किसने कहा है? बागभट्ट और हेमचंद्र ने। और इससे भी हम समझ ही सकते हैं कैसी भाषा? ग्रामीण भाषा अर्थात जन भाषा। अपभ्रंश उस समय जन भाषा थी जो गांव में बोली जाती थी। और दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आभीर आदि की भाषा कहा है। दरअसल आभीर लोग जो थे वो इस दिशा से भारत में आए थे। ये एक जाति थी आभीर। कहाँ से प्रवेश किया इन्होंने? पश्चिमोत्तर से भारत में प्रवेश किया। उस दिन हमने देखा ही था पश्चिमोत्तर किस दिशा में है। तो यहाँ से ये भारत में प्रवेश करते हैं और फिर भारत में ही बस जाते हैं। तो दंडी का मानना ये था कि ये जो आभीर लोग हैं, चूँकि ये भारत के बाहर से आए हैं और भारत में तो संस्कृत बोली जाती है, इसीलिए ये आभीर लोग जो बाहर से आए हैं वो संस्कृत से अलग भाषा लेकर आए हैं, जिसे कि अपभ्रंश कहा जाता है। और अपभ्रंश को दंडी ने आभीरों के कारण क्या नाम दिया? आभीर आदि की भाषा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी नरेश धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। और इस शिलालेख का समय शुक्ल जी क्या बताते हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में? 650 विक्रम संवत। ईशा पूर्व नहीं, विक्रम संवत। तो 650 विक्रम संवत में ये जो शिलालेख है वो मिला है वल्लभी नरेश धारसेन द्वितीय का। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? धारसेन ने, धारसेन के पिता थे गुहसेन, तो उनके बारे में लिखा है कि जो गुहसेन है वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है भोलानाथ तिवारी जी
अपभ्रंश का अर्थ मानते हैं गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक या व्याकरणिक परिवर्तन हो गया उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अवहट्ट नाम दिया। दरअसल एक भाषा जो पहले से चली आ रही होती थी, जैसे कि वैदिक जब आ रही थी तो वैदिक में कुछ परिवर्तन हुए, इस कारण से लौकिक संस्कृत नाम निकल कर आया। और लौकिक में जब परिवर्तन हुए तो फिर प्राकृत भाषा देखने को मिली, जिसको हम पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में विभाजित कर देते हैं। तो उसी तरह जो प्राकृत है उसमें जब ध्वन्यात्मक परिवर्तन आया तो फिर क्या निकल कर आई है हमारे सामने? अपभ्रंश भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हरदेव बहारी जी कह रहे हैं कि राजस्थानी अपभ्रंश की जेठी बेटी है। जेठी मतलब बड़ी बेटी है। तो क्यों कह रहे हैं ये ऐसा? इसके पीछे दो तर्क हो सकते हैं। पहला तर्क तो ये है कि ये मान के चलिए, ये हमारे पास मैप है इंडिया का। यहाँ से जब जो दंडी वाले मत को यदि हम लें कि आभीर आदि आ रहे हैं या फिर बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ भाषा लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहले विकास कहाँ पर हुआ है अपभ्रंश का? इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में क्या आ जाता है? राजस्थान वाला हिस्सा भी आ जाता है। इसीलिए जहाँ सबसे पहले अपभ्रंश का प्रभाव पड़ा या जहाँ पर सबसे पहले अपभ्रंश का विकास हुआ, तो सबसे पहले होने के कारण वो सबसे बड़ी बेटी कहलाई। कौन? राजस्थानी। ठीक है। और क्या है? एक तर्क और हो सकता है इसके पीछे कि जो राजस्थानी भाषा है उसमें टा वर्ग की प्रधानता पाई जाती है। टा वर्ग बहुत पाया जाता है और खासकर हम देखें तो ना शब्द बहुत मिलता है राजस्थानी में। ठीक है, ये ना। तो ये अपभ्रंश की भी विशेषता है। अपभ्रंश में भी टा वर्ग की खूब प्रमुखता पाई जाती है और ना शब्द भी मिलता है। अपभ्रंश में तो इतना ज़्यादा ना शब्द मिलता है कि किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसको ना भाषा भी कहा है। तो इसीलिए जो राजस्थानी है उसको अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ की एक बड़ी अच्छी विशेषता को संभाल कर रखा हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी अपभ्रंश की। ठीक है, इसलिए जिम्मेदार होने के कारण राजस्थानी को जेठी बेटी का दर्जा दिया है हरदेव बहारी जी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपभ्रंश प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। तो अपभ्रंश किसके बीच की कड़ी हो गई? प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की। चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं और इसके बाद क्या आएंगी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो चूंकि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमें अंतिम अवस्था क्या देखने को मिलती है? अपभ्रंश, और इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आ जाती हैं। इसीलिए प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच क्या है? सिर्फ अपभ्रंश है। इसीलिए अपभ्रंश इनके बीच की कड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये कड़ी वाली चीज़ बहुत कंफ्यूज भी करती है और यहाँ से सवाल भी बनते हैं। इसको हम लास्ट स्लाइड में समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अपभ्रंश में आकर भाषा वियोगात्मक हो गई। आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा है और हिंदी जो है वो वियोगात्मक भाषा है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वो दो भागों में विभक्त थी, वैदिक और लौकिक। तो मोटे तौर पर हम यहाँ पर सिर्फ संस्कृत लिख लेते हैं। संस्कृत। संस्कृत के बाद आती है पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद हिंदी। हिंदी। और संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक भाषा है। और हिंदी किस तरह की भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। दरअसल ऐसा नहीं था कि यकायक ऐसा हुआ हो कि संस्कृत संयोगात्मक थी और अचानक से हिंदी तक पहुंचते पहुंचते हिंदी वियोगात्मक भाषा हो गई।
होता क्या है कि भाषाओं के सरलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, या हम यूं कहें कि जब भाषा का विकास होता है तो भाषा अपने विकास क्रम में सरलता की ओर बढ़ती है। तो सरलता की ओर बढ़ने के क्रम में भाषा में वियोगात्मकता आती जाती है। इसीलिए संस्कृत से जब पाली में आए तो भाषा में कुछ हद तक वियोगात्मकता आई, प्राकृत में आने पर वियोगात्मकता थोड़ी और बढ़ गई, अपभ्रंश में आने पर वो स्पष्ट रूप से दिखने लगी, और हिंदी तो वियोगात्मक भाषा है ही। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये संयोगात्मक भाषा और वियोगात्मक भाषा होती क्या है दरअसल। तो होता क्या है कि एक सेकेंड, होता क्या है कि जिन भाषाओं में वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये जो रूप होते हैं, इनमें कार्यों के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वो भाषाएं होती हैं संयोगात्मक भाषा। और जिन भाषाओं में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि में परिवर्तन नहीं होता कार्यों के कारण या कार्य के बदलने के कारण, वो भाषाएं हो जाती हैं वियोगात्मक भाषा। संयोगात्मक भाषाओं में परसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोडिफाइड लैंग्वेज होती हैं, कम शब्दों में जो है एक वाक्य बन जाता है। वहीं वियोगात्मक भाषाओं में परसर्गों का प्रयोग होता है और ये थोड़े से ज़्यादा शब्दों में एक वाक्य इनमें बनता है। चलिए उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि एक हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया, इसको हम सबसे पहले ले रहे हैं हिंदी में। राम ने मेरा खाना खाया। मेरा खाना खाया, ये हो गया हिंदी में हमारा, ठीक है। हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रामः मम भोजनम खादितवान। ठीक है, रामः मम भोजनम खादितवान, ये हमारा हिंदी था और ये संस्कृत। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आया है, राम जो कि संज्ञा था वो यहाँ पर सिर्फ राम है, जबकि संस्कृत में जाने पर क्या हो गया, राम का रामः हो गया। इसको और ठीक से समझने के लिए हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब यहाँ पर कार्य को बदल देते हैं, मैंने राम का खाना खाया। का खाना खाया। तो जैसे ही हमारा काम बदला, कार्य बदला, ये सेंटेंस को जब हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अहम रामस्य भोजनम भोजनम खादितवान। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा मुख्य किरदार है राम, हिंदी में वो सेम ही है, जबकि संस्कृत में एक जगह रामः हो गया और दूसरी जगह क्या हो गया, रामस्य। तो जो संयोगात्मक भाषाएं होती हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, वहीं वियोगात्मक भाषाओं में उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और दूसरा क्या है, संयोगात्मक भाषाओं में परसर्ग नहीं पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ने देखने को मिल रहा है हिंदी वाले सेंटेंस में। तो ये जो ने है ये परसर्ग है, मैं भी, मैं के साथ ने लगा है तो ये भी एक तरह का परसर्ग है। के लिए इत्यादि ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के बाकी हिस्सों के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं, उनको परसर्ग कहते हैं। तो जो वियोगात्मक भाषाएं होती हैं उनमें परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वहीं संयोगात्मक भाषाओं में परसर्ग देखने को नहीं मिलते। ये देखिए संस्कृत वाले किसी भी सेंटेंस में आपको परसर्ग देखने को नहीं मिलेंगे। और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो वियोगात्मक भाषाएं होती हैं उनमें एक वाक्य है वो ज़्यादा शब्दों में बनता है। जैसे हम इसमें गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हमें कितने शब्द लग गए हैं, 5, जबकि संस्कृत में ये
4 ही शब्दों में बन गया। तो संस्कृत एक तरह से कोडिफाइड लैंग्वेज है, इसीलिए वो संयोगात्मक भाषा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपको ठीक से समझ आई होगी। हालांकि मेरी संस्कृत उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि ये चीज़ आपको अटके ना और समझ आ सके। इस स्लाइड में कुछ और रहता है, तो ये एक लास्ट पॉइंट हमारा रहता है कि अपभ्रंश उकार बहुला भाषा है। अब उकार बहुला भाषा मतलब क्या है? ऐसी भाषा जिसमें जो ऊ की ध्वनि है वो ज़्यादा प्रयुक्त होती है। जैसे राम, आपने अवधि में देखे होंगे इस तरह की चीज़ें। जब आप रामचरितमानस को देखेंगे तो उसमें आपको राम का कई जगह रामू दिखेगा। काज होता है ना, काज, उसका काजू दिखेगा। तो ये उकार बहुलता के कारण है। जैसे हम आज फिलहाल खड़ी बोली में बातचीत करते हैं या खड़ी बोली में पढ़ते लिखते हैं, तो कोई भी सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, जैसे शिलालेख में मिलता है, तो ये क्यों लिखा है कि शिलालेख में मिलता है? ता इसीलिए आया है क्योंकि खड़ी बोली जो है वो आकार बहुला भाषा है। जैसे मैं आपको लेकर गया, मैं आपको लेकर गया, तो गया जो शब्द आ रहा है लास्ट में, ये इसीलिए आ रहा है कि ये आकार बहुला भाषा है, खड़ी बोली। अगर आप ब्रज में यही सेंटेंस बोले तो क्या कहेंगे? लेकर गयो। तो इसलिए कहेंगे क्योंकि ब्रज जो है वो उकार बहुला भाषा है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपभ्रंश टा वर्ग प्रधान भाषा है। कैसी भाषा है? टा वर्ग प्रधान। और इसमें जो ना शब्द है, ये जो ना वर्ण है, ये बहुत अधिक आता है। किशोरीदास वाजपेयी ने इसीलिए इसको क्या कहा है? णा भाषा भी कहा है। तत्सम शब्दों की संख्या में वृद्धि हुई है अपभ्रंश में। हालांकि प्रधानता अभी भी किन शब्दों की रही? तद्भव शब्दों की रही। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर है कि जब भाषा सरल होती है तो वो तत्सम शब्दों को छोड़ती है और तद्भव शब्दों को ग्रहण करती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि अपभ्रंश तो सरल हो रही है ना, भाषा की दृष्टि से तो वो सरल हो रही है, लेकिन फिर उसमें तत्सम शब्द क्यों लिए जा रहे हैं? तो इसके पीछे हरदेव बहारी जी ने 2 कारण बताए हैं। पहला वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण धर्मों का वर्चस्व बढ़ा था। जैसे कि गुप्त काल में खूब सारे पुराण लिखे जा रहे थे, संस्कृत में बहुत सारे नाटक लिखे जा रहे थे, कालिदास भी उस समय पर थे, वो भी अपने नाटक लिख रहे थे। तो इन सब वजहों से क्या हुआ कि वापस से संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है वो बढ़ा, और इसीलिए उसका प्रभाव अपभ्रंश पर भी देखने को मिलने लगा। और एक कारण और था कि अपभ्रंश तक आते आते भाषा इतनी घिस चुकी थी, इतनी चिकनी हो चुकी थी कि कई बार बहुत सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकाल लिया जाता था, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था। जैसे भोलानाथ तिवारी जी हरदेव बहारी जी बताते हैं कि शुभ, सुधि और सुख तीनों शब्दों के लिए अपभ्रंश में एक ही शब्द प्रयुक्त होने लगा था, सुह। और आपने देखा भी होगा सिद्धों के यहाँ जब देखते हैं तो क्या महासुख को वो कैसे लिखते हैं? महासुह। तो यही कारण रहा। एक कारण ये भी रहा जिस कारण से अपभ्रंश में आकर लोगों को फिर से आवश्यकता महसूस हुई कि हम ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करें। तो फिर वापस से पलटकर कहाँ देखा गया? जो अपभ्रंश भाषा की जननी थी संस्कृत भाषा, और इसीलिए फिर वहाँ से कुछ तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया ताकि ठीक ठीक स्पष्टता रहे अर्थों में। ठीक है, अब यहाँ पर अपभ्रंश के कुछ भेद हैं। सबसे पहला तो ये कि प्राकृत सर्वस्व जो ग्रंथ है, आप मुझे बताएंगे कि प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता कौन है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद बताए गए हैं। डॉक्टर याकोबी ने 4 भेद बताए हैं अपभ्रंश के। ये बस आपको एक नज़र देख लेने हैं कि किसने कितने भेद बताए हैं। तगारे ने 3 भेद बताए हैं, जैसे ता से तगारे, ता से 3, तो ये तो याद रह ही जाएगा। नामवर जी ने कितने भेद बताए हैं? 2 भेद बताए हैं। ठीक है, कौन सा? पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश। पूर्वी अपभ्रंश और पश्चिमी अपभ्रंश। भोलानाथ तिवारी जी के यहाँ हमने देखा था कल जब प्राकृत को हम पढ़ रहे थे, तो प्राकृत में उन्होंने कितने भेद बताए थे? 9 भेद बताए थे।
9 प्राकृतें बताई थी। और अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं भोलानाथ तिवारी जी ने? तो कुल 7 भेद बताए हैं। चूंकि ये 7 भेद वही हैं जो हमने अपभ्रंश में प्राकृत में भी देखे थे। दरअसल हुआ क्या कि प्रत्येक प्राकृत से एक अपभ्रंश का विकास हो गया, तो क्षेत्र इनका वही रहा। जो क्षेत्र प्राकृत जिस प्राकृत का था उसी से उसी नाम की अपभ्रंश भी विकसित हो गई। चलिए, तो हम एक बार और इनका समय देख लेते हैं, क्षेत्र देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सी अपभ्रंश है? केकय। यहाँ पर है, लिस्ट भी दी हुई है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास अपभ्रंश है सौरसेनी, और सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं या उपभाषाएं विकसित हुई हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सौरसेनी का हमने क्षेत्र देखा था कि मथुरा के आसपास यहाँ पर सूरसेन प्रदेश है, वहाँ पर सौरसेनी का क्षेत्र है। ठीक है, तो सौरसेनी से कौन कौन सी उपभाषाएं निकल रही हैं? पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी जो भाषा है वो मुख्य तौर पर ये जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का ये वाला भाग और उत्तर प्रदेश का ये वाला जो भाग है, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है राजस्थान वाला हिस्सा, ये राजस्थानी का क्षेत्र है। और इसमें क्या आ रहा है? पहाड़ी और गुजराती। तो ये जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है ये पहाड़ी का क्षेत्र है और ये गुजरात। तो ये जो पूरा हिस्सा हमने अभी मार्क किया है, ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश का हो गया। अब आप देखिए इसको क्लैरिटी के साथ कि ये किसका हिस्सा हो गया? सौरसेनी अपभ्रंश का हो गया। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। हिंदी के विकास में सौरसेनी अपभ्रंश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगला कौन सा है? केकय अपभ्रंश है। तो केकय अपभ्रंश का हमने क्षेत्र देखा था यहाँ पर, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ पर केकय अपभ्रंश पाई जाती है, और इससे कौन सी भाषा निकलती है? लहंदा। ये ठीक। उसके बाद कौन सी है? टक्क अपभ्रंश है। टक्क अपभ्रंश जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? भारत वाला जो पंजाब वाला हिस्सा है उसमें, और साथ ही पाकिस्तान के पंजाब वाले क्षेत्र में। इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्लू कलर ले लेते हैं। तो ये जो हिस्सा है पंजाब वाला, ये टक्क का क्षेत्र है, टक्क अपभ्रंश का। ठीक है, और इससे कौन सी भाषा निकल रही है? पंजाबी निकल रही है। उसके बाद है ब्राचड़। तो ब्राचड़ का जो क्षेत्र है वो है ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यहाँ पर ब्राचड़ का क्षेत्र है। ये आपको नोट कर लेना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये ब्राचड़ अपभ्रंश का क्षेत्र है, और इससे कौन सी भाषा निकल रही है? सिंधी। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि लहंदा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, या पंजाबी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए, नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? महाराष्ट्री। तो महाराष्ट्री से क्या विकसित हुई है? मराठी अपभ्रंश। मराठी भाषा जो है या उपभाषा उसको हम कहें, वो विकसित हुई है महाराष्ट्री अपभ्रंश से। तो ये देखिए, ये क्षेत्र रहा, ये है महाराष्ट्र वाला हिस्सा, और ये महाराष्ट्री अपभ्रंश का क्षेत्र है जिससे मराठी का विकास हुआ। अगला हमारे पास है मागधी। तो मागधी का क्षेत्र है ये मुख्य तौर पर केंद्र, यदि हम कहें मागधी का, तो ये जो बिहार झारखंड वाला हिस्सा है ये मागधी का केंद्र है। लेकिन इसके अतिरिक्त मागधी से असम की असमिया, बंगाल की बांग्ला और उड़ीसा की उड़िया, इन उपभाषाओं का भी विकास हुआ है। और फिर आती है हमारी अर्धमागधी। अर्धमागधी का क्षेत्र हमने कल देखा था, कौन सा क्षेत्र है? तो ये मागधी, ये जो मागधी है और ये जो सौरसेनी है, इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किसका है? ये अर्धमागधी का है। और अर्धमागधी की उपभाषा कौन सी है? पूर्वी हिंदी, जिससे फिर 3 बोलियां हमें देखने को मिलती हैं हिंदी की। कौन कौन सी बोलियां हैं? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी।
ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमें अवहट भाषा को देखना है। अवहट भाषा का जो समय हमें यहाँ पर दिया है वो हरदेव बहारी जी हमें बता रहे हैं 900 से 1100 ईस्वी। पहला यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी किसे कहा है? अवहट भाषा को कहा है। और अवहट जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने मिलता है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर का जो ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, उसमें देखने को मिलता है। ये कौन सी भाषा किस भाषा के बीच की कड़ी है, इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िया डिटेल में देखने वाले हैं, तब तक हम बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अवहट भाषा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कहाँ देखने को मिलता है? अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में। वर्ण रत्नाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब हम आदिकालीन गद्य रचनाओं की जो 5 पुस्तकें देखते हैं तो उसमें भी वर्ण रत्नाकर को शामिल किया जाता है। और ये मैथिली गद्य की प्रथम पुस्तक है। ये एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। साथ ही 84 सिद्धों का जिक्र भी हमें इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। आगे हरदेव बहारी जी कह रहे हैं कि 11वीं से 14वीं सदी के अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को क्या कहा है? अवहट भाषा कहा है। चूंकि जो अवहट है वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच में आएगी। ये अपभ्रंश भाषा थी और ये हिंदी भाषा। जब अपभ्रंश भाषा में परिवर्तन हो रहे थे ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक, वहीं हिंदी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। उस समय के बीच की जो संक्रमणकालीन भाषा है उसी भाषा को अवहट माना जा रहा है। हालांकि कई विद्वान तो मानते भी नहीं हैं अवहट को। जैसे भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि अपभ्रंश जो है और अवहट दोनों एक ही भाषाओं के नाम हैं, तो वो अपभ्रंश के भीतर ही अवहट को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, कौन से कवि हैं जिन्होंने अपनी भाषा को अवहट कहा है? तो अद्दहमाण हैं, जिनको कि अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, और इनका ग्रंथ है संदेश रासक। संदेश रासक में ये संदेश रासक की भाषा को अवहट भाषा कह रहे हैं। विद्यापति 14वीं सदी के कवि हैं। इनका ग्रंथ है कीर्तिलता, और कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति अवहट भाषा कह रहे हैं। प्राकृत पैंगलम की भाषा को प्राकृत पैंगलम के टीकाकार वंशीधर ने अवहट कहा है। प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है? क्योंकि वंशीधर तो टीकाकार हैं, तो कोई रचनाकार भी होंगे, तो प्राकृत पैंगलम के रचनाकार लक्ष्मीधर हैं। भोलानाथ तिवारी जी मानते हैं कि अपभ्रंश और अवहट एक ही भाषा के दो नाम हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बनते हैं कि कौन सी भाषा किस भाषा के बीच की कड़ी है, तो आपको ये याद रख लेना है, इनको क्रम में रख लीजिए। जैसे यदि पूछा जाए आपसे कि वैदिक और पाली इनके बीच की कड़ी क्या है, तो हो जाएगी हमारी लौकिक संस्कृत। और यदि इनको हम एक उसमें रख दें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मानकर, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा और प्राकृत के बीच की कड़ी क्या है, तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पाली भाषा। ठीक है, या ये पूछ लिया जाए कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम कड़ी कौन सी है, तो लौकिक संस्कृत हो जाएगी। ठीक, पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी पूछ ली जाए तो प्राकृत हो जाएगी। उसी तरह से यदि अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी पूछ ली जाए तो अवहट्ट हो जाएगी। या फिर हिंदी और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी पूछ ली जाए, क्योंकि ये सारी किस में आ जाएंगी? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा वाले ग्रुप में। तो यदि आपसे ये सवाल बन जाए कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं और हिंदी के बीच की कड़ी क्या है, तो अवहट्ट हो जाएगी। उसी तरह प्राकृत और अवहट्ट के बीच की कड़ी क्या हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी। या अगर ऑप्शन में अवहट्ट ना हो, आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी क्या है, ये हिंदी से लेके ही हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हो गई। यदि प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की, आधुनिक, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी, और आपको ऑप्शन में मान लीजिए
अवहट्ट भी दे रखा है, अवहट्ट और अपभ्रंश। तो आप किसे चुनेंगे? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक हो गया, अपभ्रंश। तो आप क्या चुनेंगे इसमें से? चूंकि प्राकृत के बाद वाला पूछा गया है ना, प्राकृत और भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी, तो फिर यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश। अर्थात अगर कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है तो वो इस मत के साथ है कि वो अपभ्रंश और अवहट्ट को अलग अलग नहीं मान रहा है, इसलिए अवहट्ट को वहाँ पर हम नहीं चुनेंगे। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए, प्राकृत की जगह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और हिंदी के बीच की कड़ी पूछी जाए, उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अवहट्ट भाषा हो जाएगा। ये देखिए, सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी। ठीक, इसको ठीक कर लीजिएगा। और लगभग आज के लिए हमने जो तय किया था वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमने 2 महत्वपूर्ण भाषाएं अपभ्रंश और अवहट्ट को अच्छे से पढ़कर ख़त्म किया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और ठीक से रिवाइज़ करते रहें, वरना ऐसा हो कि आगे हम बढ़ते जाएं और पीछे का सब कुछ साफ होता जाए। तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और टेलीग्राम पर भेजिए आप कैसे नोट्स बना रहे हैं। तो अब आज की क्लास के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।